नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। सुधा जी की आदत थी, सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था। इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे से बाहर निकलकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू वृंदा और बेटा कैलाश उठे तक नहीं थे। जब तक उन दोनों में से कोई उठेगा नहीं, तब तक गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात यह नहीं थी कि सुधा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात यह थी कि बहू वृंदा रात को रसोई का काम खत्म करके रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, सुधा जी को गर्म पानी मिलेगा कैसे? आखिरकार घड़ी में 9 बज गए और सुधा जी से रहा ही नहीं गया। उन्होंने हिम्मत करके बेटे की कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद वृंदा की जगह कैलाश ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान क्यों कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है। तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी रख सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो वृंदा करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते कैलाश कमरे में चला गया और वृंदा को जगाया। वृंदा भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सुधा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर में दर्द होने लगा है मेरे। कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दे। वृंदा बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर सुधा जी ने आकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए गर्म पानी किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देने गई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता मनु जाग गया। जागते हुए बोला, दादी दादी मेरा दूध। उसे देखकर सुधा जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले मनु के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म ही कर रही थी, इतने में कैलाश की आवाज़ आई। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप सुबह को संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना वृंदा के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते कैलाश भी रसोई में आ गया, साथ में मनु भी गोद में था। उसे देखते ही सुधा जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे क्या पता था तब तक तुम्हारे कमरे में चला जाएगा। तो ध्यान रखिए ना, बस काम का बहाना बनाना आता है। मानता हूँ आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे ने तो आपको घर से ही निकाल दिया। मनु को सुधा जी के पास छोड़कर ही कैलाश वापस अपने कमरे में चला गया। सुधा जी देखती ही रह गईं। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, मैं कुछ न करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कैसी जिम्मेदारी उठा ली है इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना रहे हैं। ऐसा सोचकर उनके आंखों में आंसू आ गए और आंसू पहुँचने लगी। मनु और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय कैलाश ने वृंदा से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज माँ से कह देता हूँ, वह नाश्ता बना लेंगी। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद बना लूँगी। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मैं खुद नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर दूसरे बेटे बहू को दे दें। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है तुम्हारी माँ ही सामान की हेरफेर करती है और अपने दूसरे बेटे को दे देती है। अब वह जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। वृंदा को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर कैलाश गुस्से से आकर सुधा जी से बोला, देख लो यह सब आपके कारण है। उसकी तबीयत भी खराब है, पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुका हूँ मैं। हे भगवान, हम कब चैन से रहेंगे? सुधा जी यह बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांति होकर बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन दोनों बेटों को जन्म दिया था? शादी के 7 साल बाद मंदिर में माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो इतने खुश हुए थे कि घर में सब लोग, यार दोस्त रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाई दी थी। सासू माँ भी बहुत खुश थीं। पर कुछ साल बाद पति का देहांत हो गया। तब भी सुधा जी ने हिम्मत नहीं हारी।
दोनों बेटों कैलाश और सुहास को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी उन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी करवाई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनी। इस कारण बेटों में झगड़े होने लगे और दोनों को ऊपर नीचे की मंजिल दे दी। एक फ्लोर पर कैलाश रहने लगा और दूसरी फ्लोर पर दूसरा बेटा। सुधा जी को रखने के लिए दोनों भाइयों में बहस होने लगी। सुहास ने साफ मना कर दिया कि वो अपने पास माँ को नहीं रखेगा, तो कैलाश को अपने पास सुधा जी को रखना ही पड़ा। सच कहते हैं, उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद कैलाश कमरे में आया और पोहे की प्लेट सुधा जी के सामने टेबल पर रखते हुए कहने लगा, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को परेशान करते हुए तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा, दूसरी से तो कुछ लेना देना नहीं। सुधा जी को कैलाश की बात बहुत बुरी लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो उन्हें तिरस्कार करके दिया जाए। आखिरकार सुधा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी न लगाया और काफ़ी सोच समझकर यह निर्णय लिया। शाम को सुहास अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जा रहा था। कैलाश और वृंदा भी बाहर खड़े हुए थे। तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उनसे आने का कारण पूछा, क्या मैं सुधा जी से मिल सकता हूँ? आपको सुधा जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। कैलाश ने कहा, मुझे सुधा जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को बड़े हैरानी से देखने लगे। क्या आप ही सुधा जी हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। मैंने ही आपको फ़ोन करके बुलाया था। अरे हाँ, आगे कुछ कहती कैलाश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आपने ये निर्णय कैसे ले लिया? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुहास भी बोला, कभी मेरे बारे में सोचा था तुम लोगों ने? कैसे रहूँगी? सुनाने में तो तुम लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। मकान मेरे पति का है, मेरे नाम पर है। मैं इसे बेचूं या ना बेचूं मेरी मर्जी। पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उनको पैसों का करोगी क्या? वृंदा ने कहा, सोच रही हूँ वापस गांव चली जाऊंगी, जहाँ से ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन देखूँगी। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे क्या पता, तुम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जब रहना हो तो अपना मकान बना लेना। सुधा जी बोली, माँ को मेहनताना का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं ये मकान बेच रही हूँ, यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोगों को अपना बंदोबस्त कर लो। यह कहकर सुधा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने लगी। 1 महीने बाद मकान बिक गया और सुधा जी गाँव में एक मकान लेकर रहने लगी। फ्री टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गाँव के शांति वातावरण में अपना जीवन जीती थी।